समय हो गया। विक्रमा राजकुमारी सुकुमारी के साथ अपनी मैत्री बढ़ाकर उसके मन में जो पुरुषों के प्रति द्वेष भाव था उसको हटाकर, उसको खत्म करके अपने मकसद में सफल हो गई। मकसद का पहला स्टेप सफल हो गया। पहला स्टेप था विक्रमादित्य का कि राजकुमारी के मन में जो घृणा का भाव पैदा हो गया है उसको निकालना, और उसका अंतिम चरण था कि पुरुषों के प्रति उसके मन में प्रेम भाव पैदा हो। खाली होंगे तो भरेंगे, भरे हुए होंगे पहले से ही तो वहां कुछ अंदर जाने के चांसेस कम रहेंगे। हमारी अपनी टोकरी, हमारा अपना घड़ा यदि भरा हुआ ही है पहले से प्रेजुडिस से, उसमें नयापन कुछ जाएगा नहीं, उसमें सहीपन कुछ जाएगा नहीं। यदि हमें अपने भीतर में कुछ डालना है तो पहले खाली करना पड़ता है। यदि खाली होंगे तो उसमें कुछ डाल सकते हैं। एक मानसिकता है, लोग भगवान के पास, साधु संतों के पास, गुरुओं के पास, महंतों के पास क्यों जाते हैं? भीतर में कोई जिज्ञासा है, उसके लिए जाना होता है। लेकिन एक मानसिकता बन गई कि भीतर में जिज्ञासा नहीं है, प्रश्न भी हमारे पास है, उत्तर भी हमने बना लिए हैं, बस उसको वेरीफाई करना है। उस वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने जो उत्तर बनाया है वो किसी और का उत्तर है क्या, तो बड़े लोगों के पास, गुरुओं के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में, जहां भी जाना होता है वहां जाना है, क्योंकि मैंने जो सुना है, मैंने पढ़ लिया, मैंने बना लिया, बस उसको एक उसका मिरर इमेज देखना है। खाली है ही नहीं, खाली है नहीं तो भरेंगे कैसे? पहले से ही भरे हुए जाते हैं तो बूंद लगेगी कहाँ? घड़ा यदि पहले से ही उल्टा पड़ा है तो बरसात आती है, लगेगी कहाँ? बाहर ही लगेगी, अंदर नहीं जाएगी। हमें पाना है तो हमारी टोकरी को, हमारे मन की टोकरी को, हमारे विचारों की टोकरी को खाली रखना पड़ेगा। तब हम कोई भी मनपसंद की चीज आई, हमको लगा रही है, 1.25 लाख की बात है। कई बार हमने सुना है जब हम लोग आपस में स्वाध्याय करते हैं, आगम पढ़ते हैं, वहां पर इंडिया में साधु साधियों से, गुरुओं के सानिध्य में कोई नई चीज प्राप्त होती स्वाध्याय के, अरे आज तो 1.25 लाख की चीज प्राप्त हो। खाली है तो 1.25 लाख की चीज प्राप्त हो गई, पहले से भरे हुए हैं, आगे 18 बहुत है, कहाँ डालोगे 1.25 लाख की चीज? हमें पाना है तो पहले खाली होना पड़ता है। पहले राजकुमारी के मन से घृणा का भाव खाली करना पड़ेगा तो प्रेम का भाव उसमें आएगा। जब तक घृणा के भाव भरे हुए हैं तब तक प्रेम का भाव भीतर में नहीं घुसे। विक्रमा ने बहुत स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले उसके मन में घृणा का भाव खत्म किया, विविध उपाय करके, अनेक उपाय करके उसके मन से घृणा का भाव खत्म किया। अब राजकुमारी के भीतर में घृणा नहीं है, लेकिन प्रेम भी पैदा नहीं हुआ। विक्रमा ने एक सुझाव दिया कि देखो, सभी पुरुष खराब नहीं होते हैं। तुम्हारे तो 6 पुरुषों के साथ तुम्हारी कहानी है। दुनिया में अनेक लोग हैं, अनेक पुरुष हैं जो स्त्रियों का बड़ा मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। तुम उनको भी देखो, धीरे 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 अपनी तर्कों से, अपनी लॉजिक्स लगा करके, साइकोलॉजिकल कहीं बात करके,
और उसको पुरुषों के प्रति जो घृणा का भाव खत्म करके और प्रेम की बूंद डालने लगे। अब राजकुमारी सजग हो गई, नगर में सब ने बता दिया कि हाँ अब राजकुमारी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन किससे शादी करेंगे? कलाकार से शादी करेंगे। विक्रमा ने यही सुझाया, कलाकार से शादी करोगी तो खुश रहोगी, मैथमेटिक्स के लोगों से शादी करोगी तो खुशियों का मामला थोड़ा कम हो जाएगा। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी जो मैथमेटिक्स की टीचर थी बड़ी रूड थी। वो किसी को गलत सवाल आता तो उसके पेट में चुट्टी काटती थी बच्चे। तो मेरे मन में दिमाग में ऐसा हो गया था कि जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, 2 + 2 4। लाइफ की गणित ऐसे नहीं चलती। जब 10वीं के एग्जाम में वापस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ा तो टीचर बड़े अच्छे थे, लेकिन हमने देखा उनको उसी दृष्टि से कि ये बड़े रूड है, लेकिन पढ़ा उनसे तो फिर वो थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ जाती है एज के साथ। तो कहने का मतलब है कि जो मैथमेटिक्स से चलते हैं, खाली 2 + 2 से चलते हैं, तो लाइफ की मैथमेटिक्स वहाँ वैसे नहीं चलती, फेल हो जाती है। लाइफ डिफरेंट चीज होती है। वो स्टेप बाय स्टेप उसको हैंडल कर रहे थे, आखिर अंत तक शादी तक प्रिपेयर किया। शादी की सब जगह शादी का मैसेज चला गया कि अब शादी होने वाली राजकुमारी की, लेकिन कलाकार से। क्यों? कि कलाकार में वो ताकत होती है, प्रेम की ताकत कला में होती है। जिसके भीतर कला है वो व्यक्ति भीतर में प्रेम को अनुभव कर सकता है। जिसके भीतर कला नहीं है वो प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। कलाएं अनेक होती हैं। विक्रमा ने सजेशन दिया कि तुम कलाकार से शादी करोगी तो खुश रहोगी। अब उसके मन में ये भी लालसा पैदा हो गई कि कलाकार से शादी करनी है। विक्रमा ने सोचा कि अब इसको कह तो दिया, ऐसा कलाकार मिलेगा कहाँ, लेकिन उनका मन जुड़ गया था। ऐसी सुंदर सुकुमारी जो ऐसा लगा कि विश्व में परमात्मा ने या विधाता ने उस एक को ही बनाया है, इतनी सुंदर लड़की, विक्रमा का मन अटक गया था। क्योंकि विक्रमा नहीं थी, विक्रमा थी। अब वो वहां से जाने की तैयारी में है, क्योंकि वापस कलाकार बनकर के आना। उसके पास तो गुटिका है, देवताओं के द्वारा दी हुई, उनके पास तो साधन है। अब वो वहां से विदा लेकर के, सबसे विदा लेकर के और चले वहां से। अब कलाकार के रूप में उनको आना था, तो जब जाकर के उन्होंने एक पड़ाव डाला विजयपट्टन नगर में, और वहां से अपने और साथ में लाए उनको सबको अवंती भेजा। बेताल को कहा तुम छोड़ करके वापिस आ जाओ, अब हम और तुम 2 ही साथ में रहेंगे, अब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, हम दोनों साथ रहेंगे। बेताल उनको छोड़ करके आ गया। आने के बाद विजयपट्टन नगर में घूम रहे थे, क्योंकि अभी हाथों हाथ जाना तो खतरे से खाली नहीं रहेगा। खतरा रहेगा कि अभी विक्रमा गई, अभी ये आ गया, कहां से कोई पहचान भी लेगा। विजयपट्टन में उन्होंने सुना कि एक जय केसरी नाम का युवा है, वो वहां जाने की तैयारी कर रहा है और बाकी कई लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जय केसरी ही सक्षम है। खाली वो मालकोश राग को इतनी बढ़िया गाता है कि लोग दंग हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, वैसे के वैसे आश्चर्यचकित रह जाते हैं वो जब गाता है। उसने देखा कि ये समाचार तो सब जगह फैल गया कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला, और कलाकार को इनवाइट किया। बाकी लोग जा रहे हैं, वो तो उस आश्चर्य को देखने के लिए जा रहे हैं कि ऐसी क्या राजकुमारी है जिसने ऐसी शर्त रखी है। कई लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, कई लोग तमाशे में भाग लेने के लिए आते हैं। ये भी इसने कहा अब बेताल बोलो मैं क्या नाम रखूं, इसका नाम जय केसरी है। तो बेताल ने कहा आप अपना विजय केसरी नाम रख लो, जीतना तो आपको ही है। उसने कहा नहीं, ये नाम नहीं जमे, ऐसा कर तो मेरा नाम विजय सिंह रखता। तो ठीक है, फिर मेरा नाम मैं सिंह मित्र रख लेता।
क्योंकि मैं मित्र हूं आपका। दोनों जन सिंह मित्र और विजय सिंह दोनों जन अपनी ड्रेस बदल करके, रूप बदल करके, और दोनों जन वापिस 10 दिन के बाद वहां पहुंचे। आज के दिन वो प्रोग्राम रखा हुआ था कंपटीशन का। आज स्वयंवर होना था। सुबह से पूरी नगरी को सजाया गया दुल्हन की तरह। समय आया, जो जो समय नजदीक आ रहा था, वातावरण में बहुत हलचल थी। सभा जुड़ी। सभा में 2 ही लोग कंपटीशन वाले, बाकी सब देखने वाले, जय केसरी और विजय सिंह। मंत्री ने दोनों का परिचय दिया। ये 2 जन हैं, 2 कलाकार हैं। एक जन राग मालकोश गाएंगे और विक्रमादित्य ने सोचा मुझे तो राग मंजरी गानी है, क्योंकि वो इस राजकुमारी के लिए आकर्षण था। क्योंकि वो जो प्रोग्राम हमने राग मंजरी का रखा वो रूपमाला के घर में रखा। राजकुमारी को पता चला तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया था कि मुझे भी सुनाओ, पर मैंने सुनाया नहीं। तो आज मुझे राग मंजरी ही गाना है। दोनों जन बैठे हैं। पहले जय केसरी का नंबर आया। उसने मालकोश गाया और ऐसा गाया कि जो सभा में लोग थे सब मूर्ति की तरह हो गए। बस खाली श्रोत्रेंद्रिय के साथ जुड़ गए, कुछ भी नहीं। आंखें खुली थी लेकिन आंखों में भी कुछ दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। केवल राग के साथ सब बह रहे थे। 1 घंटा 2 घंटा तक गया और ऐसा लगा कि सब जड़वत हो गए। फिर 2 घंटा के बाद बारी आई विजय सिंह की। उसने कहा मैं राग मंजरी प्रस्तुत करूंगा। अरे राजकुमारी की तो कली कली खिल गई। लोगों ने सोचा ये राग मंजरी तो उस समय नाम ही नहीं सुना था, ये राग मंजरी क्या है, ये तो कोई नई राग। सब लोग तैयार हो गए देखने के लिए कि मालकोश का नाम तो कम से कम सुना, लेकिन राग मंजरी का तो नाम ही नहीं सुना। अब विक्रमादित्य गाने लगे। पहले से बताया हुआ था बेताल को कि करना क्या है। क्या हुआ था राग मंजरी गाते समय? पहले गाई थी ना, अपन ने सुनी थी, याद हो तो बोलो। पानी उछलने लगा। घड़ों में पानी रखा हुआ था। मालकोश से उसने स्तंभित कर दिया सबको। मालकोश में ताकत है, लेकिन चंचलता पैदा हो जाती है कि जब पानी पड़ा है पानी उछलने लग जाए। ये तो बड़ा आश्चर्य होता है, घड़ों में पानी उछलने लग जाएगा। आजकल भी फाउंटेन ऐसे होते हैं जो म्यूजिकल फाउंटेन होते हैं, डांस करते हैं, लेकिन वो मशीन के साथ। विक्रमादित्य को चमत्कार दिखाना था। राग मंजरी गाऊंगा। अब वो राग मंजरी गाने लगा। बेताल को समझाया हुआ था 1.5 घंटा के बाद पानी उछलना शुरू करे। बेताल को समझाया हुआ था। वो पानी उछल थोड़े ही रहा था, उसके पास साथी था। साथी, योग्यता और साथी, योग्यता और योग्य साथी, दोनों मिलकर के कोई भी बड़ा काम किया जा सकता है। योग्यता क्या है और योग्य साथी क्या है? योग्यता इनबोर्न होती है, इनबिल्ट होती है, हमारे साथ पैदा होती है। योग्यता किसी में पैदा नहीं की जा सकती। यदि उसमें नहीं है तो पैदा नहीं की जा सकती, अवेकन की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन योग्यता कभी पैदा नहीं की जा सकती। योग्यता भीतर में होती है। जो इलास्टिक होता है ना, उसमें वो इलास्टिसिटी होती है तो तुम खींच करके आगे बढ़ा देते हो, वो उसमें है। ऐसा यदि कागज में लेके करते हो तो फट जाता है, क्योंकि उसमें वो योग्यता है, बढ़ने की योग्यता नहीं। योग्यता होती है वो भीतर में होती है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको सुंदर किया जा सकता है। जैसे एक पेड़ उगता है, उसकी काट छांट करके उसको सुंदर बनाया जा सकता है। योग्यता भीतर में होती है, योग्यता को पैदा किया नहीं जा सकता।
और योग्य साथी, जैसे हम होते हैं वैसे हमें साथी मिल जाए। यदि योग्य व्यक्ति है तो योग्य साथी मिल जाता है। यदि योग्यता हमारे भीतर है, योग्यता किसको कहते हैं? बुद्धि को कहते हैं। जो क्रिएटिविटी भीतर में उसको कहते हैं। भीतर में जो हुनर होते हैं, हुनर को कहते हैं योग्यता। आजकल नाम आप दे दो सॉफ्ट स्किल्स। किसी को पहना ही नहीं जाती, जिसमें है नहीं उसको दी नहीं जाती। आपके भीतर है, उसको बढ़ाया जा सकता, उसको एक रास्ता दिया जा सकता है। तो जैन शास्त्रों में 4 प्रकार की बुद्धियां आती हैं, नाम पढ़े होंगे आपने। उत्पत्ति की बुद्धि, वैलयी की बुद्धि, कार्मिक की बुद्धि, पारिणामी की बुद्धि। औत्पात्य की बुद्धि, उत्पत्तिया बुद्धि, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, हाजिर जवाब। कुछ भी समस्या सामने आ गई, कुछ भी बात सामने आ गई, उसका एग्जैक्टली जवाब उसके पास होता है। आगम के एक कहानी से समझाया गया उसको कि एक रोहत नाम का बच्चा था। एक बार राजा ने अनाउंस किया कि पड़ोस के गांव के कुएं को हमारे नगर में लेके आओ। पड़ोस के गांव के कुएं को हमारे नगर में लेके आओ। और अपने मंत्रियों को ये होमवर्क दे दिया कि करो ये काम। कुएं को कैसे ला सकता है कोई? ला सकते हैं? कोई कहे कि ऑस्टिन से वहां पर एक कोई कुआं है पानी का कुछ, और ह्यूस्टन में लेके आ जाओ। क्या करें? समस्या हो गई। और राजा ने कह दिया यदि 7 दिन के भीतर भीतर नहीं लाओगे तो प्रायश्चित, दंड मिलेगा। अब बेचारे विद्वान सारे मंत्रणा करने बैठे, कहां से कैसे करें इसको, कैसे करें इसको। छोटा सा बच्चा वो वहां पहुंच गया और कहा कि आज इतनी चिंता कैसे है आप लोगों को? इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो, बड़े बड़े विद्वानों की समस्या आई है क्या? उसने कहा बड़ी समस्या आई। तुम बताओ बच्चे, क्योंकि वो प्रसिद्ध था अजीत जवाब में। तो उसने कहा मेरे पास इस समस्या का समाधान है। तो हमें बता, नहीं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे दरबार में ले चलो, बता दो। दरबार में लेके आए और कहा महाराज ये बच्चा बताएगा। महाराज ने कहा बच्चा बताएगा? तुम विद्वानों को क्या हुआ? तो कहा हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बच्चा बताएगा। पूछा कि भाई बोलो, पास वाले गांव के कुएं को यहाँ लाना है, कैसे लाओगे? तो उसने कहा महाराज ये तो सीधी बात है, मैं कुएं के पास जाके आया हूँ, उसने कहा कि आपके नगर का कुआं मुझे लेने आए तब मैं साथ में आऊँ। आपकी नगरी का कुआं यदि मुझे लेने के लिए आए तो मैं साथ में आ जाऊंगा। तो आप पहले हमारी नगरी के कुएं को वहां भेजो। राजा समझा। औत्पात्य की बुद्धि ये भीतर में होती है, किसी को सिखाई नहीं जाती। यदि सिखा दोगे तो क्या होगा कि एक उत्तर वो सही दे देगा, दूसरे उत्तर में गड़बड़ कर देगा। क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं, प्रश्न में से कौन सा प्रश्न निकल जाता है पता नहीं। औत्पात्य की बुद्धि ये होती है। वैलयी की बुद्धि, किसी के पास औत्पात्य की बुद्धि नहीं है, वैलयी की बुद्धि भी बड़ी काम की होती है। क्योंकि वैलयी की बुद्धि विनय से प्राप्त होती है। हम यदि ज्ञान का विनय करते हैं, दर्शन का विनय करते हैं, चारित्र का विनय करते हैं, गुरु का विनय करते हैं, आगम का विनय करते हैं, तो उस विनय के गुण से घिसते घिसते हमारी बुद्धि बड़ी तीव्र हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। आपको उदाहरण दूं, आचार्य महाप्रज्ञ जी का आपने नाम सुना है। बहुत बड़े विद्वान, फिलोसोफर थे नहीं ऐसे। बचपन में 2 संस्कृत की लाइनें याद करनी होती तो उनको सुबह से शाम तक माथापच्ची करनी पड़ती। लेकिन एक गुण था विनय का, गुरु के प्रति विनय। तुलसी उनके टीचर थे और कालूगुणी उनके गुरु थे। गुरु के प्रति विनय उनका था, इतना अकाट्य विनय था उनका कि उस विनय के कारण उनमें एक दिन
कुछ ही वर्षों में एक दिन 1 घंटा में 100 श्लोक संस्कृत के याद कर लेंगे, प्राकृत के याद। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि हो गई, मेधा इतनी तीक्ष्ण हो गई, धारणा शक्ति इतनी तीक्ष्ण हो गई। वैने की बुद्धि विनय से घिस घिस करके तीक्ष्ण हो जाती है। कार्मी की बुद्धि होती है जो काम कर करके जो दक्षता आती है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, पहले दिन जो बनता है वो इतना सुंदर नहीं, दूसरे दिन अच्छा, तीसरे दिन और अच्छा बनेगा, चौथे दिन और अच्छा बनेगा। आप कुकिंग करते हो, कोई नई डिश पहले दिन बनाते हो उतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन बनते 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 जब 2-4 साल निकल जाते हैं तो फिर डिफरेंट हो जाती है। कोई भी काम करते करते, कर्म करते करते जो बुद्धि शार्प हो जाती है, जो हमारी स्किल्स शार्प हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, वो चीज कार्मिक की बुद्धि कहलाती है। और पारिणामिक बुद्धि होती है वो उम्र के साथ जो मैच्योरिटी आती है, उसको पारिणामिक की बुद्धि कहते हैं। एक बच्चे को उतना पता नहीं होता, लेकिन जब वो एडल्ट बनता है उसे बहुत कुछ पता हो जाता है। उम्र के साथ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेचुरली उसमें वो एक मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये है हमारे भीतर की योग्यता। भीतर में योग्यता है, दोनों यदि हमारे पास है तो इंसान बड़े बड़े काम कर सकता है। दोनों में से एक है तो अपूर्णता है, और अपूर्णता कई बार खतरनाक हो जाती है। कई बार अपनी अपूर्णता खतरनाक हो जाती है। यदि योग्यता है और योग्य साथी नहीं है तो भी, और यदि खुद में योग्यता नहीं है और योग्य साथी है तो भी। एक कहानी आपने सुनी होगी कभी। बुढ़िया थी, गांव में रहती थी, और उसी गांव वो सबके साथ सबको बताती थी, काम करना सिखाती थी, उसको जो भी आता बड़ी दिल से करती थी। एक कोई यंग कपल आ गया, नया नया शादी किया हुआ, लड़की कॉलेज से ही सीधी शादी करके आ गई, उसको कुछ आता जाता था नहीं, लेकिन अहंकार तो था ही, वो तो साथ में लेके आई। अब वो पति कहता है कभी आज मेरे फ्रेंड आएंगे, तुम ये बना, तू ये बना, तू खीर बना, कभी कहता है तुम ढोकला बना, तो कभी कहती ये बना, थेपला बना, तो कभी ये बना। उसको आता नहीं था। वो दादी के पास जाती, बुढ़िया के पास, और उससे पूछ करके, जब पूछती तो क्या कहती, वो सारी बता देती प्रोसेस, तो कहती हाँ ये तो मेरी मम्मी ने बताया था, मैंने देखा था, ये तो मैं जानती हूँ, और आकर के बना देती। कभी उसको ऐसा नहीं कहती कि मुझे आता नहीं और तुमने ही बताया। 2-4 बार ऐसा हुआ। बुढ़िया ने सोचा कि इसको सब आता है तो पूछने क्यों आती है, मेरे पास पूछने क्यों आती है। एक दिन उसने कहा कि उसके पति ने फरमाइश कर दी कि तू आज मेरे मित्र आए ना, आज पापड़ बनाना। तो उसने कहा पापड़ तो भी कैसे बनाऊं, मुझे तो आते नहीं है। तो फिर बुढ़िया के पास गई, दादी पापड़ कैसे बनाती हो तुम? तो उसने बताया सारा, कैसे बनाते, सारा बनाया, फिर बेल करके गोल बना करके, और फिर वो जिस दिन खाई ना उस दिन 3 दिन पहले बना के रखना, और उसको चाड़े में रखना। वो घड़ा होता है ना उसका, बड़े मुंह वाले घड़े में उसको रख देना, उसको एकदम धूप लगा करके अच्छा सा करके उसमें रख देना, और जब ढको ना तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी उबाल करके डाल के रखना। हाँ ये तो मुझे आता, मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, ये तो मुझे आता है। गई घर पे, मेहनत करके पापड़ बनाए, करे, सब सुखा करके 3 दिन पहले ही उस माटी के बर्तन में रख करके गर्म पानी डाल करके रख। अब क्या था, 3 दिन के बाद जब मित्र आए, पति ने फरमाइश की कि भैया पापड़ लेके आ। जाकर के डिब्बा देखा तो वो तो सारा आटा हो गया वापस। अब वो भागी भागी गई बुढ़िया के पास कि पापड़ तो ऐसे हो गए। तो कहा बेटा तुम हमेशा कहती है हाँ ये मुझे आता है, हाँ ये मुझे आता है, हाँ मुझे आता है, राइट। तो जो मुझे आता है, योग्य साथी तो मिला, पर खुद में योग्यता थी नहीं।
चीजें, योग्य खुद होना और योग्य साथी होना, तब जाकर के सफलता के पैमाने आगे बढ़ते हैं। यदि खुद योग्य नहीं है और साथी योग्य हो गया तो भी खतरा पैदा हो सकता है, और खुद योग्य है और साथी नहीं मिले तो भी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए योग्यता और योग्य साथी, विक्रमादित्य के पास क्या थे? दोनों चीजें थी। खुद योग्य थे और बेताल था, इसलिए पानी उछल सकेगा। यदि खुद योग्य होते और योग्य साथी नहीं होता तो पानी नहीं उछल सकता। अब वो राग मंजरी गाने बैठे और जैसे ही आलाप शुरू किए, देखा जैसे जैसे आगे बढ़ी धुन, आगे बढ़ी गाना, आगे बढ़ा 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 आगे, जैसे ही 1-1.5 घंटा हुआ, घड़ों में से पानी उछलने, नाचने लगा पानी निकल निकल कर। अरे लोग तो दंग हो गए। राजकुमारी तो उछलने लगी। जैसे ही राग खत्म हुई, राजकुमारी के पास दासियां खड़ी थी वरमाला लेकर के। उसने तो आओ देखा न ता, उठाई वरमाला और गई उसके गले में डाल। सब जय जयकार करने लगे, अरे राजकुमारी ने पति का वरण कर दिया। आज राजा की चिर इच्छित बात पूरी हो गई है। राजकुमारी ने पुरुष से द्वेष खत्म कर दिया है और आज इसको अपना पति मिल गया है। वरमाला पूरी हुई, कार्यक्रम पूरा हुआ, शादी का मुहूर्त निकला। 1 सप्ताह के बाद सारी तैयारियां शुरू हुई, सारी तैयारियां अच्छी तरह से सब। अभी राजकुमारी, पहले तो ऐसी राजकुमारी अलौकिक, ऐसी राजकुमारी जिसका कोई सोच नहीं सकता कि उसके मन में पुरुषों के प्रति कोई आदर भाव पैदा होगा, ऐसी राजकुमारी की शादी की तैयारियां होंगी। नाच गायन सजावट सारी चीजें तैयारी होने लगी। 2-3 दिन बीते। विक्रमादित्य ने कहा बेताल को कि मित्र अब क्या करें? तो कहा क्या करना है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, शादी तैयारियां तो ये लोग कर रहे हैं, आप भी राजा हैं, आप भी कुछ तैयारी करो। उसने कहा नहीं, भूल गए, मैं अभी राजा नहीं, मैं अभी एक कलाकार। अपन तो नाटक कर रहे हैं ना, अभी अपन सत्य में नहीं जी रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो मैं तो कलाकार हूं, इसलिए मुझे कोई तैयारी नहीं करनी है। पर एक काम तू कर, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूं। विवाह के पहले दिन तुम जाना अवंती और मेरी पत्नी, मेरी महारानी, मेरी प्रिय महारानी, उसको ये पत्र देना और वो पत्र देकर तुम्हें एक नौलखा हार देगी। मैं अपनी इस नई पत्नी को पहली ही रात में वो हार भेंट करना चाहता हूं। बेताल ने कहा आप हार भेंट करोगे तो इसको पता चल जाएगा नौलखा हार आया कहां से आपके पास, कि उसकी चिंता मत करो, उसका मेरे पास जवाब है। मैं कह दूंगा मैं कलाकार, मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया और महाराज अवंती के महाराजा ने मुझे ये भेंट दी। कलाकारों को तो भेंट मिलती है, भेंट देने वाला कितना ताकतवर है उसके अनुसार हमको भेंट मिलती है। हम भी आपको एक भेंट देना चाहते हैं, लेंगे? हमने प्लान किया है कि भारत जाने से पहले हम आपको नए वर्ष का एक गिफ्ट देना। आप लोग हमको देते ही रहते हो, हमारे भोजन की व्यवस्था, आहार की व्यवस्था, वस्त्रों की आवश्यकताएं की सारी व्यवस्था आप करते ही हो। हम लोग कभी कभार आपको कुछ देने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा आपके लिए कैंप करें, 1 डे मॉर्निंग टू इवनिंग। आप याद रखोगे कि 2015 आपका कितना बेनिफिशियल है। आपको लगेगा कि वो एक दिन आपने इस पिरामिड हॉल में बिताया, आपको पूरे के पूरा वर्ष कितना फायदेमंद होता है। तो आपके पास जल्दी सूचना मिल जाएगी डेट की। आप में से हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी मिस नहीं करना उसको, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसको डिसिप्लिन के साथ बहुत सुंदर और आपके लिए कैसा उपयोगी हो सके पूरे साल के लिए। एक दिन 365 दिनों पर भारी पड़े, ऐसा हम कैंप करने वाले हैं। तो आप लोग अपना
एकदम नाम वगैरह टाइम से पहले ही दे दें, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन के साथ होगा वो, आपके पास सारी सूचना मिल जाएगी, तो वो गिफ्ट हम आपको जाने से पहले देकर जाना चाहेंगे। राजकुमारी जब शादी होगी तो उसको 9 लखा हार भेंट करना। बेताल, मैं तुम्हें एक पत्र दूंगा और वो पत्र तुम लेके जाना, जाकर के मेरी प्रिय महारानी से तुम ये एक हार लेके आना। शादी की पहले दिन विक्रमादित्य को तो कुछ ही सेकंड लगते हैं जाते समय, वो वहां से रवाना होकर के और अवंती पहुंचा। महारानी कमलावती के सामने उपस्थित हुआ। महारानी तो खुशी से उछलने लगी। अरे आज मेरे पति के, आज महाराजा के समाचार मिलेंगे। उसको तो ऐसा लग रहा था जैसे महाराजा स्वयं उनके सामने आकर के प्रकट होंगे। ऐसा ही होता है, प्रतिनिधि का ऐसा ही रूप होता है। आपने देखा होगा रामायण महाभारत या राजाओं के राजों की कहानियां पढ़ी होगी। जो दूत होता है, संदेशवाहक होता है, बड़ा पूजनीय होता है। उस पे कोई द्वेषी राजा होता है वो भी वार नहीं कर सकता। उसकी सुरक्षा करना उनका दायित्व होता है। चाहे कितना ही कोई द्वेषी राजा के पास चले जाए, कितनी ही कोई कटुता हो, शत्रुता हो, फिर भी जो संदेशवाहक होता है उसका बड़ा आदर होता है। आचार्य भिक्षु जब विहार करके कहीं भी जाते, लोग बड़ी, उनकी बाद के वर्षों की बात है, बड़ी आवभगत करते, उनके प्रवचन सुनते, उनके पास भीड़ की भीड़ जाती, उनकी बातें सुनते। तो एक बार प्रवचन में उनको किसी ने पूछ लिया कि भिखन जी, आप जहाँ भी जाते हो लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, क्यों? आचार्य भिक्षु ने कहा कि हम तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, हम उनके संदेशवाहक हैं, हम उनके मैसेज को दुनिया को बताते हैं, हम उनके मैसेज को जीते हैं, हम उनकी अनुभव की वाणी को स्प्रेड करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम जहां भी जाते हैं हमारा सम्मान होता है, हमारा नहीं होता। ये हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं, उसके लिए सम्मान होता है। हम उस वीतरागता के प्रतिनिधि हैं, उस ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, अरहंतों के ज्ञान के प्रतिनिधि हैं, इसलिए होता है। हमारे में क्या ताकत? संदेशवाहक का बड़ा महत्व होता है। तुम किसके संदेशवाहक हो? महाराजा का संदेशवाहक बेताल कमलावती के सामने उपस्थित हुआ। वो तो बांसों उछलने लगा। आज महाराज का संदेश, उसको अच्छा भोजन करवाया सबसे पहले, अच्छा उसके लिए पेय पदार्थ रखा कि पहले तुम खा पी करके आराम करो, पहले उसके बाद मुझे महाराजा के समाचार बताओ। बेताल ने खाया पिया, खुश होकर के अब बता रहा है समाचार, सारी बात बताइए तो सारी बात, कैसे कैसे राजकुमारी से किस किस रूप में मिले, विक्रमा की कहानी बताई। तो महारानी तो हंस हंस करके लोटपोट हो गई। अरे महाराज ने विक्रमा का रूप धारण किया, स्त्री का रूप धारण किया, कैसे लग रहे थे? सारी एक एक बात पूछी। बाद में उसने खुश होकर के कहा, देखो भाई, महाराज को लगता है कि मैं जीता हूं सुकुमारी को प्रभावित करके या उसके मन से द्वेष भाव निकाल करके, लेकिन आखिर जीती तो नारी है। कैसे? क्योंकि आखिर उन्होंने नारी का ही रूप धारण किया। उसको प्रभावित करने के लिए उन्होंने पुरुष का रूप धारण नहीं किया, नारी के रूप में, विक्रमा के रूप में उसके साथ पहले दोस्ती बनाई, तो जीती तो नारी है। बेताल भी हंसने लगा कि महारानी तो ठीक कह रही है। वास्तव में बातचीत के बाद महारानी ने कहा कि ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद आना। मैं इतने में महाराज को तो एक 9 लखा हार ही दिखा, उनको याद रहा। मैं बाकी का सारा आभूषण भी तैयार करती हूँ और फिर मैं तुमको देती हूँ। महारानी ने सारे जो जिन अंगों पे और भी आभूषण जो पहने जाते हैं उनका पूरा एक बॉक्स बनाया बड़ा सारा और बेताल को दिया। बेताल वापिस राजा के पास उपस्थित हुआ। आज शादी है,
शाम को बहुत खुशी के माहौल में विक्रमादित्य और सुकुमारी की शादी हुई। पूरी रात दोनों जन बैठ कर के बातें की और जब प्रातःकाल होने लगा तो वो बॉक्स जो आभूषण से भरा हुआ था वो महारानी के सामने उपस्थित किया, उसको भेंट दी। सूर्योदय के बाद दोनों कक्ष से बाहर आई। सुकुमारी बहुत खुश थी। माता पिता ने देखा कि आज बेटी, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है बेटियों के लिए विशेषकर कि उसको अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। माँ बाप ने देखा, राजा रानी ने, कि मेरी बेटी खुशहाल है, बहुत अच्छा इसको प्रेम करने वाला अच्छा योग्य पति मिल गया है, तो माँ बाप दोनों खुश। सुकुमारी की शादी हो गई। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन एक पर्पस पूरा हो गया। विक्रमादित्य एक मन में संकल्प लेकर के चले थे। संकल्प उनका था कि घृणा पर प्रेम की विजय, और उनको अपने पर भरोसा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और उस भरोसे को भी एक साथी मिल गया सफल बनाने के लिए। एक दोहा आता है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा न हो। तो विक्रमादित्य के लिए तो अपन कह सकते हैं दूसरा कि साथी जो देखकर मैं चला, साथी न मिलिया कोई, जो घट देखा आपना मुझसा साथी न को। पहले तो इंसान को खुद का साथी बनना पड़ता है। यदि जो अपना खुद का साथी नहीं बन पाता, उसके दूसरे साथी कहां बनेंगे? खुद ही अपने साथ नहीं है, खुद ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। कहां कोई साथी मिलेगा उसको, कहां कोई साथी बनेगा उसका? खुद को पहले अपना साथी बनना पड़ता है। किसके लिए? मैं जो उचित, मैं जो योग्य, मैं जो उपकारी काम करने जा रहा हूं, उसके साथ मैं हूं कि नहीं? आज सुबह समझी जी ने एक बहुत सुंदर कहानी बताई, और वो अपने आप पर कई बार कहते रहते हैं, तो आपको भी बताऊं। सूफी संत थे बोकोजू। वो जब साधना करते, साधना करने के लिए कमरे में जाते, तो हर घंटे के बाद वो बोलते, बोकोजू उपस्थित रहो, बोकोजू उपस्थित रहो, हर घंटे के बाद। उसके शिष्य सोचते कि ये क्या है, गुरु तो अकेले अंदर है और अपना ही नाम ले ले करके कहे उपस्थित रहो, उपस्थित रहो, मतलब क्या है इसका? एक दिन शिष्य ने हिम्मत करके पूछी, गुरुदेव आप अंदर अकेले होते और अपना ही नाम ले ले करके आपको उपस्थित रहो, उपस्थित रहो, उपस्थित रहो, ये क्या बात है? और पहले कुछ दिनों तक हम सुनते थे और अभी कुछ दिनों से हम नहीं सुनते हैं, क्या बात है? हमें आश्चर्य हो रहा है। तो गुरु ने कहा कि पहले मैं भटक जाता था साधना करते करते, तो मैं अपने आप को वापस बुलाता, वो जी उपस्थित रहो। कहाँ? मैं जहां हूं इस शरीर के साथ उपस्थित रहो, मन से भागो मत, तुम घोड़े की तरह मत बनो। तो मैं जब भी ऐसा होता तो मैं अपने आप को कहता, बोकोजू उपस्थित रहो। शरीर बोकोजू नहीं है, हम कंप्लीट, हम बोकोजू। उपस्थित रहो। जो बिखरा हुआ है, शरीर कहीं है, चेतना कहीं है, क्या साथी बनेगा अपना और क्या साथी बनेगा दूसरे? जो साथ में है वो को जो उपस्थित रहो। तो जो घट देखा अपना मुझसे बढ़िया साथी न कोई। हमको उपस्थित जो रहते हैं अपने साथ, वो ही अपना साथी अच्छा हो सकता है, क्योंकि उचित और अनुचित का भेद वो ही कर सकता है। हम अपने साथी बने तो हमारी जो बुद्धि है वो तो हम हैं, हमारी योग्यता है, और हमारा जो विवेक है वो उसका योग्य साथी है।
में साथ होंगे तो हमारा साथी हमारे साथ होगा, और जब दोनों मिल जाते हैं तो ही हम अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसी बात के साथ ओम आनंद।